आज आज का जो लेक्चर है, ठीक है, आज से हम नीट जेडबल और गुड सेट के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एसी करंट। मैंने एसी करंट इसीलिए लिया क्योंकि जो एसी करंट है तो वो ऑलरेडी हम अभी रिसेंटली पढ़ चुके हैं, तो उसके फॉर्मूलाज कुछ कुछ आपके दिमाग में होंगे। नहीं होते तो फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं कि वो जो फॉर्मूला है वो थोड़े मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। पहले तो एसी सर्किट, एसी सर्किट कैसे, पहले सबसे पहले हम बात करें एसी वोल्टेज या एसी करंट। तो एसी वोल्टेज या एसी करंट कैसा होता है? अगर वोल्टेज या करंट टाइम के साथ ऑल्टरनेटिवली इंक्रीज और डिक्रीज हो, ठीक है, ऐसा जो वोल्टेज है उसको हम एसी वोल्टेज या एसी करंट बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितना ग्राफ ऊपर की साइड है ना, उतना ही ग्राफ नीचे की साइड है। इसको हम बोलते हैं वन पीरियड, ठीक है, 0 से लेके टी। अब ये जो एसी वोल्टेज या एसी करंट है उसको हम कैसे बताते हैं? एसी वोल्टेज V इक्वल टू होगा Vm या तो V0 साइन ओमेगा टी। जो रेफरेंस बुक जो नीट और जेडबल की बुक है उसमें Vm की जगह पे V0 होगा। उसमें Vm जो होता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा को हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा मतलब होता है 2 पाई इंटू एफ, वह एफ को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात, ये जो एसी सर्किट होती है तो एसी सर्किट में अगर हमारे पास ओनली रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर ऐसी में हमारे पास सर्किट है जिसमें ओनली रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे फॉर्मूला करंट का क्या आएगा? तो करंट का फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू, फॉर ओनली रेजिस्टेंस करंट का फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू होगा Im साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Im साइन ओमेगा टी मतलब कि यहाँ पे देखो, आप वोल्टेज की फेज देखो ओमेगा टी है और करंट की फेज भी क्या है? ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि ओनली रेजिस्टेंस में जो फेज डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस होता है 0, जीरो होता है, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें ऐसी सर्किट की जिसके अंदर ओनली इंडक्टर हो, ओनली इंडक्टर, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, उसको बोलते हैं एक्सएल। एक्सएल को हम बोलेंगे ओमेगा एल। तो उसके अंदर जो करंट का फॉर्मूला होता है, यानी ऐसी सर्किट कि जिसके अंदर ओनली इंडक्टर हो, तो इंडक्टर के लिए जो करंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मैं आपको बताऊं। तो इंडक्टर के लिए करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फेज डिफरेंस है। यहाँ पे देखो वोल्टेज है ओमेगा टी और करंट है ओमेगा टी माइनस पाई बाई। तो करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, मतलब कि यहाँ पे करंट की फेज कम है। देखो अगर आप टाइम टी जीरो ले लो तो यहाँ पे साइन, टाइम टी जीरो ले लो तो यहाँ पे साइन जीरो होगा और यहाँ पे टी जीरो ले लो तो साइन माइनस पाई बाई टू, मतलब कि यहाँ पे करंट की फेज कम है। So here we can say that current lags behind the voltage, behind voltage by pi by 2, by pi by 2, ठीक है। अगर हम बात करें ओनली कैपेसिटर की, तो ओनली कैपेसिटर वाली सर्किट होगी
तो उसके अंदर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे एक्सी। एक्सी को हम बोलते हैं 1/ओमेगा c। ठीक है, ये जो एक्सी है, देखो ओमेगा मतलब 2πf होता है, तो 1/2πf इंटू सी। यहाँ पे कैपेसिटर वाली सर्किट में जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यानी यहाँ पे देखो करंट की फेज ज्यादा है, मतलब करंट आगे है, तो हियर वी कैन से दैट करंट लीड्स द वोल्टेज, लीड्स वोल्टेज बाय π/2। तो ये ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली रेजिस्टेंस की बात हुई। यहाँ पे करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है Im/√2 एंड वी आर एम एस होता है Vm/√2। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो अगर आप 0 से लेके कैपिटल टी तक की बात करें, यानी इसको हम बोलते हैं 1 पीरियड, तो जितना ग्राफ ऊपर कवर होगा सेम उतना ही ग्राफ ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर होगा। तो यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज, उसकी जो एवरेज वैल्यू है, वैल्यू ओवर वन पीरियड, ओवर वन पीरियड वो होगी 0। क्यों 0 मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ही नेगेटिव वैल्यू होगी। तो एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप सम करोगे ना, तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी उतनी ही आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम फॉर्मूला की बात करें, तो मैंने आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बोला था कि अगर आपके पास साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी अगर आप एवरेज वैल्यू लेते हो, तो इट्स एवरेज वैल्यू ओवर वन पीरियड होती है 0। वैसे ही अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू आप लोगे ओवर वन पीरियड, वो होगी 1/2। अब इससे थोड़ा फॉर्मूला आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर सर्किट में आपके पास तीनों है, तीनों मतलब कि आपके पास आर, एल एंड सी, ऑल आर इन सीरीज, तो करंट का फॉर्मूला क्या आता है? करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस 5। उसमें ये जो 5 होता है उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो अगर हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके फॉर्मूलाज क्या है? हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। उसमें एक्सएल को हम ओमेगा एल बोलेंगे, एक्सी को 1/ओमेगा c डिवाइडेड बाय आर। मैंने आपको एक ट्राइंगल समझाया था कि अगर ये रेजिस्टेंस आर है, ये जो है ये वर्टिकल एक्सी माइनस एक्सएल है, सॉरी ये एक्सी माइनस एक्सएल आएगा। ठीक है, तो इट इज 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल। ठीक है, तो ये एक्सी माइनस एक्सएल, और ये जो है इसको हम बोलेंगे Z। उसमें Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस क्या होता है? तो एलसीआर सीरीज सर्किट में अगर इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर। ठीक है,
फिर अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो इन द रेजोनेंस क्या होता है कि XC और XL दोनों सेम हो जाते हैं। वो केस में जो Z होता है वो Z मिनिमम हो जाता है, और IRMS का फॉर्मूला होता है VRMS/Z। तो अगर Z मिनिमम होगा, देखो मिनिमम कैसे होगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, तो Z इक्वल टू सिर्फ R होगा। तो फॉर रेजोनेंस Z इक्वल टू R हो जाता है। तो IRMS का आंसर होगा VRMS/R। इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद था Q फैक्टर। तो Q फैक्टर, उसको क्वालिटी फैक्टर भी हम बोलते हैं। उसका फॉर्मूला ऐसा था 1/R √L/C। Q फैक्टर मीन शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व, वो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/R √L/C। आफ्टर दैट हमने बात की थी LC ऑसिलेशन की और फिर पावर की। तो अगर हम पावर की बात करें तो AC करंट में जो पावर होता है, वो पावर की वैल्यू जो होती है, एवरेज पावर जो होता है, वो ऐसा होता है VRMS IRMS cos phi। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे cos phi की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये होता है R/Z। LCR सीरीज सर्किट में अगर वोल्टेज की हम बात करें तो वोल्टेज का फॉर्मूला ऐसा होता है √V² प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर के लिए एक ही फॉर्मूला NS/NP, where NS is the number of turns of secondary coil upon number of turns of primary coil, equal to ES/EP। ES को हम बोलेंगे वोल्टेज इन द सेकेंडरी, EP को बोलेंगे वोल्टेज इन द प्राइमरी, इक्वल टू IP/IS, where IP is called current in primary, IS is called current in secondary, is equal to R। इसको हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ये जो सारे फॉर्मूलाज थे वो ऑलरेडी हमने ले लिए हैं, ये चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज थे। अगर आगे कोई नया फॉर्मूला आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं MCQ से। सबसे पहला MCQ क्वेश्चन ऐसा है, a resistance of a coil for DC is 5 ohm. In the case of AC, what will be its resistance? In the case of AC, what will be its resistance? तो AC में रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन ए रिमेन्स 5 ohm, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, बी 0। तो इसका सॉल्यूशन, इन केस ऑफ AC सर्किट, केस ऑफ AC, सॉरी इन केस ऑफ DC, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस होता है R। अब इन केस ऑफ AC, अगर हम AC की बात करें तो इन केस ऑफ AC, तो AC सर्किट पे क्या होता है? तो AC सर्किट में होता है इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे कॉइल है, तो कॉइल है मतलब कि सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों ही है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तो आपको दिया ही है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों होते हैं कॉइल के अंदर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू √R² प्लस XL²। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फर्स्ट DC केस में सिर्फ R है और AC केस में होता है R² प्लस XL²। क्यों हमने XL लिया? क्योंकि यहाँ पे कॉइल है, तो कॉइल का खुद का कुछ इंडक्टेंस होता है, तो उसका इंडक्टेंस XL²। सो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू से बड़ी है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? इंक्रीज्ड।
ऑप्शन होगा सी, राइट। नाउ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 microfarad capacitor has reactance 1/1000 ohm is given by dash। चार ऑप्शन आपको दिए। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस जो दिया है वो 5 माइक्रोफैराड है, यानी सी का आंसर होगा 5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। अब आपको रिएक्टेंस दिया है, यानी आपको एक्सी दिया है। एक्सी इज इक्वल टू आपको दिया है 1/1000 ओम। आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। तो बेटा एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी मतलब कि एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा कितना होता है? 2πf इंटू सी। यहाँ पे f को आप सब्जेक्ट बना दो तो f क्या होगा? 1/2πc इंटू एक्सी। तो 1/2π, बेटा c कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6। एंड व्हाट इज xc हियर? xc इज इक्वल 1/1000, यानी 1/1000, 1000 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 1/1000। फाइनली यहाँ पे क्या होगा? तो ऊपर हो जाएगा ये 5 टू 10 पाई, तो नीचे होगा 10 पाई, और ऊपर होगा 1000 है, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, यानी 10⁻⁹, मतलब कि 10⁸ बाय पाई हर्ट्ज। अब आप ऑप्शन में देखो कौन सा सेट हो रहा है? 10⁸ तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? 100 इंटू 10⁶ बोलेंगे। हंड्रेड इंटू 10⁶, देखो 10⁶ मतलब मेगा होता है, तो ऑप्शन आएगा 100 बाय पाई मेगा हर्ट्ज, राइट। तो इसका आंसर आएगा 100 बाय पाई मेगा हर्ट्ज। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following curve correctly represents variation of capacitive reactance Xc with the frequency f? तो Xc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ओमेगा सी, यानी होता है 1/2πfc, बिकॉज ओमेगा का आंसर 2πf होता है, ठीक है। यानी Xc is inversely proportional to f। तो यहाँ पे f वर्सेस, यानी Xc और f दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी f बढ़ेगा तो Xc कम होगा। तो ये पहले 3 ग्राफ पॉसिबल है, बट ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, यानी ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। ये दोनों, ये लिनियरली इंक्रीज है, ये लिनियरली डिक्रीज है, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं आता है, यानी ग्राफ ऐसे डिक्रीज होगा ग्रेजुअल। सो ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an alternating voltage is connected in series with a resistance R and inductance L. If the potential drop across the resistance is 200 volt, यानी यहाँ पे VR आपको दिया है 200 volt, and across the inductor is 150, across the inductor VL है
150। देन अप्लाइड वोल्टेज, तो आपको अप्लाइड वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्चुअली जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, वो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने आपको आगे बताया कि वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर R प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं है, R और L, ओनली इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर देयर। सो V का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर R प्लस V स्क्वायर L। तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द VR आपको दिया है, VR कितना दिया है? 200 स्क्वायर प्लस VL is also given 150 square. So now when you put the value, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, राइट। तो 250 वोल्ट यानी यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम की बात करें, इन LR सर्किट रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओम, इंडक्टर L इक्वल टू 2 हेनरी, if 120 volt and 60 hertz AC voltage is applied, then current in the circuit। तो आपको मेजर करना है करंट। सो हाउ कैन यू मेजर द करंट? तो करंट का फॉर्मूला होता है IRMS। आपको मेजर करना है, पहले आप डेटा देख लो क्या दिया है। रेजिस्टेंस R इज गिवन 10 ओम, इंडक्टेंस L इज गिवन 2 हेनरी, ठीक है। And voltage, RMS voltage is given VRMS equal to 120 volt, and frequency is given, it is 60 hertz, ठीक है। अब आपको मेजर करना है IRMS। IRMS की जो वैल्यू होती है, IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन Z, बिकॉज AC सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो इम्पीडेंस होता है। तो VRMS और Z क्या होगा? Z होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, बट यहाँ पे सिर्फ R और L है, तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यानी VRMS अंडर रूट ऑफ R। बेटा R की वैल्यू क्या है? तो R इज गिवन 10 स्क्वायर, XL मतलब ओमेगा L मतलब 2 पाई FL, तो 2 इंटू पाई 3.14। फ्रीक्वेंसी आपको दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 60, और L आपको दिया है 2, उसका होल स्क्वायर। सो फाइनली जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो IRMS होगा वो IRMS आपको मिलेगा 0.16 एम्पियर, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट सम पे। यहाँ पे देख लो बेटा, IRMS फाइंड करना है, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z। तो IRMS equal to VRMS by Z, and what is Z? Under root of R square plus XL square, where XL equal to 2 pi FL। तो हमने वैल्यू डाल दी, राइट, एंड वी कैन फाइंड IRMS। नेक्स्ट सम,
a complex current wave is given by I equal to 5 plus 5 sine 100 pi t. Its average value over one time period is dash. Now solution. देखो हियर करंट आपको दिया है I इज इक्वल टू 5 प्लस 5 साइन 100 पाई टी. ठीक है. अब हम एवरेज वैल्यू ऑब्टेन कर दें. एवरेज वैल्यू यानी एवरेज को हम ये ब्रैकेट में भी बताते हैं. यहाँ पे याद रखना ओवर वन टाइम पीरियड बोला है. तो एवरेज ऑफ 5 प्लस 5 साइन 100 पाई टी. राइट. देखो ये 5 की एवरेज वैल्यू, 5 इज अ नंबर सो इट्स एवरेज वैल्यू सेम ही होगी. तो ये 5 प्लस ये 5 कॉमन ले लो साइन 100 पाई टी. बट आपको बोला है ओवर वन पीरियड. ओवर वन पीरियड बोला है तो ओवर वन पीरियड हमको पता है ओवर वन पीरियड साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो ओवर वन पीरियड होती है 0. ठीक है. तो यानी इसकी वैल्यू होगी 0. तो 5 प्लस 5 इंटू 0 तो ये टर्म आ जाएगा 0. सो एवरेज वैल्यू आई एवरेज इज इक्वल टू ओनली 5 एम्पियर. सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी. आफ्टर दैट नेक्स्ट सम. पीक वैल्यू of an alternating EMF E is given by E0 cos omega t is 10 volt. यानी आपको पीक वैल्यू दी है and frequency is 50 hertz. At time t equal to 1 by 600 second, the instantaneous value of EMF is dash. Solution देखते हैं. Here peak value of voltage is given. So E0 is given. It is 10 volt. Right? Frequency is given. It is 50 hertz. Okay. And time is given. The time is equal to 1 upon 600 hertz. 600 second. आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ फाइंड करना है. तो ऑलरेडी ई का इक्वेशन आपको दे दिया है. क्या है इक्वेशन? ई इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा टी. राइट. तो E0 cos 2 पाई f इंटू टी. बेटा E0 की वैल्यू क्या है? इट इज 10 वोल्ट. cos 2 पाई मीन्स 3.14. राइट. पाई इज इक्वल टू 3.14 या आप 22/7 भी ले सकते हो. ठीक है. तो आप एक काम करते हैं, अभी हम पाई ही लेते हैं. फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है? 50 हर्ट्ज. और टी दिया है 1 अपॉन 600.
तो ये आएगा T इक्वल टू 10 cos 2 into 50 यानी 100 डिवाइडेड बाय 600 यानी पाई बाय 6, राइट। तो cos पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3 बाय 2। तो 10 इंटू cos पाई बाय 6 मतलब cos 30 डिग्री √3 बाय 2। तो ये 2 5 मतलब इसका आंसर होगा 5√3 वोल्ट। इट इज EMF E। Next sum, a 10 ohm resistance, 5 millihenry inductor and 10 microfarad capacitor are joined in series. When a suitable frequency of alternating current source is joined to this combination, the circuit resonates. It means resonance हो रहा है. If the resistance is halved, the resonance frequency is dash. अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या आपको दिया है, हियर रेजिस्टेंस इज 10 ओम, कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफैराडे and inductor is 5 millihenry, right? Is joined in the series combination, the circuit resonates यानी रेजोनेंस हो रहा है, यानी XL is equal to XC। क्योंकि रेजोनेंस होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी सेम। इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, सो नाउ जो रेजिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया R बाई, मतलब 10/2, तो 10/2 मतलब 5, राइट। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको पूछा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F क्या होगी? क्या फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का? देखो, ओमेगा XL और XC सेम हो जाते हैं, तो ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C हो जाता है। मतलब कि ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या होगा? 1/LC। मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/2π√LC। यानी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? तो इट विल बी डिपेंड अपॉन L एंड C। तो L और C तो कांस्टेंट है, आपने चेंज क्या किया? सिर्फ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। इंडिपेंडेंट ऑफ R, राइट। तो मतलब कि यहाँ पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो चेंज होगी या अनचेंज होगी? तो इट विल बी रिमेन्स अनचेंज, राइट। नेक्स्ट MCQ, the resonant frequency in a circuit is F if the capacitance is made 4 times the initial value, then the resonant frequency will become dash. So in the solution,
it is given that the capacitance, initial capacitance is C. So we are taking initial frequency is F, right? Now capacitance is made 4 times. So C2 is equal to 4C. So what will be the new frequency? We know that formula F equal to 1 upon under root of 2 pi root LC. What is the relation between F and C? We can say that F is inversely proportional to C, root C. So if we are placing the value F2 by F1 is equal to under root of C2 by C1, C1 by C2 because inversely proportional, right? So F2, what is F1? See, F1 is equal to F, C2 is equal to C1 is equal to C and C2 equal to 4C, right? So C cancelled. तो F2 is equal to 1 upon 4, उसका रूट क्या होगा 1/2 F, यानी F2 is equal to F upon 2. So option A is correct, right? Now next MCQ. Okay. An alternating potential V is equal to V0 sin omega t is applied across a circuit. As a result, the current I equal to I0 sin omega t minus pi by 2 flows in it. The power in the circuit per cycle is dash. Power per cycle, it means it is average power, right? आपको पहले क्या दिया है? In the solution, it is given that V is equal to V0 sin omega t and I is equal to I0 sin omega t minus pi by 2, राइट? आपको पावर बोला है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा. वी आर एम एस मतलब पीक वैल्यू V0 डिवाइडेड बाय रूट 2, आई आर एम एस मतलब I0 डिवाइडेड बाय रूट 2. And what is cos delta? See, delta is called phase difference between voltage and current. So as you can see from these two equation, phase difference, अगर आप टाइम t0 ले लो और यहाँ पे टाइम t0 ले लो तो यहाँ पे साइन 0 आएगा और यहाँ पे साइन माइनस पाई बाय 2 आएगा. मतलब कि फेज डिफरेंस कितना है? माइनस पाई बाय 2. तो हियर डेल्टा यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2. अगर ये माइनस पाई बाय 2 है तो cos डेल्टा मतलब cos ऑफ माइनस पाई बाय 2. सी cos ऑफ माइनस पाई बाय 2, इसका आंसर होता है 0. तो 0 इंटू एंटायर दिस टर्म, सो पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा 0, राइट? देखो यहाँ पे V और I के इक्वेशन आपको दिए हैं. पावर पर साइकिल उसका फॉर्मूला है VRMS IRMS cos डेल्टा, VRMS V0 by root 2, IRMS I0 by root 2 एंड cos डेल्टा. डेल्टा यानी फेज डिफरेंस. तो ये दो इक्वेशन में देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस है माइनस पाई बाय 2. तो cos ऑफ माइनस पाई बाय 2 का आंसर होता है 0. दैट्स व्हाई पावर इज 0. नेक्स्ट सम. The direct current of 2 ampere and an alternating current having maximum value is 2 ampere flows through the two identical resistances. The ratio of heat produced
ratio of heat produced in the two resistance will be, यानी यहां पे देखो IAC सबसे पहले DC है, तो यहां पे IDC आपको दिया है 2 एम्पियर एंड ऑल्टरनेटिंग करंट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, यानी आपको I0 बोला है वो है 2 एम्पियर पिक वैल्यू, यानी IAC, AC करंट मतलब RMS करंट, तो IRMS होगा I0 बाई रूट, मतलब कि I0 कितना है 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, ठीक है। तो ये जो IRMS होगा वो होगा रूट 2, राइट, एम्पियर। अब आपको हीट प्रोड्यूस, अब ये नया कॉन्सेप्ट है कि हीट प्रोड्यूस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक फॉर्मूला देखा था, हीट H इज इक्वल टू I² RT अपॉन J, जूल्स इफेक्ट, राइट, I² RT अपॉन J। इसका मतलब H इज प्रोपोर्शनल टू I²। तो हीट इन DC, in the case of DC, upon heat in the case of AC is equal to IDC upon IAC the whole square, right? तो IDC कितना है, तो DC है 2 एम्पियर और AC कितना है, AC है रूट उसका स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का आंसर होगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो 2 2 जा 4, यानी फाइनली होगा 2:1। So the answer is 2:1, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पे आपको डीसी करंट दिया है, आपको पिक वैल्यू ऑफ एसी करंट दी है, मतलब एसी करंट कितना होगा, यानी IRMS I0 बाई रूट 2, तो I0 है 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, यानी ये रूट 2 एम्पियर होगा। H proportional to I² according to this formula, so HDC upon HAC is equal to IDC upon IAC the whole square. So put the value of DC and AC the whole square, we get the answer 2:1, right? Next MCQ, 110 volt RMS is applied across a series circuit having resistance 11 ohm and impedance 22 ohm. पावर कंज्यूम, आपको पावर कंज्यूम पूछा है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं कि यहां पे आपको VRMS दिया है, ये 110 वोल्ट है, राइट। You have given resistance R is equal to 11 ohm and the impedance is equal to Z is equal to 22 ohm। आपको फाइंड करना है पावर। What is the formula of power? Power P is equal to VRMS IRMS cos delta, right? It is the formula of power, okay. See, IRMS is not given, but IRMS equal to VRMS by Z. VRMS upon Z and cos delta यानी पावर फैक्टर
is equal to R upon Z. Okay. Now put the value. So power P is equal to, it is VRMS, right? IRMS equal to VRMS upon Z, and a power factor is equal to R upon Z. So put the value. VRMS into VRMS the whole square. So VRMS is given 110 the whole square. Here Z into Z, मतलब Z square. What is Z? 22. So 22 the whole square. Into R. R is equal to 11. Right? तो ये होगा 22 5 जा तो 5 square into 11. 25 into 11. So its answer is 275 watt. So option number E. Right? चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे. A 20 volt AC is supplied to a circuit consisting of resistance and coil with a negligible resistance. Okay, yani you have a coil which has negligible resistance. If the voltage across the resistance is 12 ohm, 12 volt, the voltage across the coil is dash. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं. आपको AC voltage across the coil यानी VL is given 20 volt, right? Voltage across the resistance, so VR is given 20 volt AC voltage applied to a circuit consisting of resistance and coil, यानी आपको resultant voltage दिया है, ये है 20 volt. Now voltage across the resistance आपको दिया है 12 volt. आपको फाइंड क्या करना है? वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल. ठीक है, तो आपको ये VR आपको दिया है 12 वोल्ट, आपको फाइंड करना है VL. What is the formula of voltage? So you know that the formula of voltage V is equal to under root of V square R plus VL minus VC the whole square. But VC नहीं है तो V square L ही होगा. ठीक है ना? एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? VL minus VC the whole square, right? बट यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं है, सिर्फ R and L is there. Therefore V is equal to, so V square taking square both side, तो ये होगा V square R plus V square L, right? आपको VL फाइंड करना है, तो V square L equal to V square minus V square R. चलो what is V? V square equal to 20 square, V square equal to 20 square minus V square R यानी 12 square, राइट? तो ये होगा V square L, तो V square L का आंसर आपको मिलेगा 400 माइनस 144. तो VL क्या होगा? इसका अंडर रूट, राइट? तो जब आप अंडर रूट लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? तो बाय टेकिंग अंडर रूट, देखो 400 में से 144 जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 256 होगा. तो 256 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 16 वोल्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
The output sinusoidal current versus time curve of a rectifier is shown in figure. The average value of output current is dash. चलो अब आपको एक ग्राफ दिया है. पहले क्वेश्चन की क्या ये ग्राफ एसी है? नहीं, एसी में ग्राफ ऐसे नीचे भी जाता है और यहाँ पे ग्राफ नीचे नहीं जाता है, मतलब ये एसी करंट नहीं है. ठीक है, कंप्लीट एसी करंट नहीं है. आपको इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, ओके. देखो यहाँ पे 0 से लेके ये है t/2 और ये है t. आप देख सकते हो कि 0 से लेके t/2 में ये मैक्सिमम पे गया, फिर 0 पे आया. अगेन नेक्स्ट t/2 टाइम पे, यानी t/2 प्लस t/2, यानी नेक्स्ट t/2 टाइम पे अगेन ये मैक्सिमम पे गया, फिर 0 पे आया. मतलब कि यहाँ पे 0 से लेके t/2 में करंट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, सो नेक्स्ट t/2 में वो ही चेंज हो रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेंगे ओवर हाफ पीरियड. तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू हम लेंगे ओवर हाफ पीरियड. ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं कि देखो यहाँ पे एसी वोल्टेज है, एसी करंट, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू हम ओवर 1 पीरियड लेंगे. क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ऊपर मैक्सिमम गया, फिर नीचे मैक्सिमम, फिर 0 पे, वैसे ही आगे जाएगा. वैसे यानी यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू होगी ओवर 1 पीरियड लेंगे, क्योंकि 1 पीरियड में जो कुछ भी चेंज होता है बाकी सब रिपीट होता है. यहाँ पे ऐसा होता है कि हाफ पीरियड में जो चेंज होता है वो ही रिपीट होता है. तो यानी यहाँ पे अगर हाफ पीरियड पे अगर हम एवरेज वैल्यू ले ले तो वो ही पूरे करंट की एवरेज वैल्यू हो जाएगी. राइट, ओके. तो यहाँ पे साइन कर्व है, तो आई का आंसर होगा I0 साइन ओमेगा टी. एवरेज वैल्यू हम कैसे लेंगे? आई एवरेज, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हम कहां तक वैल्यू लेते हैं? 0 से लेके t/2 तक. इसकी लिमिट आएगी 0 टू t/2. राइट, चलो अब वैल्यू रखो. इंटीग्रेशन यानी t/2, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, t नीचे जाएगा. इंटीग्रेशन 0 टू t/2. राइट, I0 साइन ओमेगा टी. ओके, तो एक काम करते हैं, 2I0, I0 कॉमन हो जाएगा, तो आई एवरेज इज इक्वल टू I0 कॉमन हो जाएगा, तो 2I0 बाई टी, 2 ऑलरेडी देयर, I0 अपॉन टी. इंटीग्रेशन 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी डी. अब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस. सो 2I0 बाई टी, ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा. राइट, 0 टू t/2. अब हम क्या करते हैं, 2I0 अपॉन टी, ओमेगा को मैं बाहर ले लेता हूं. चलो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. हम क्या करेंगे, माइनस है तो मैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लूंगा, तो माइनस माइनस है ना, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट है कॉस, टी की जगह पे 0 रखो, तो 0 इंटू ओमेगा मतलब 0 माइनस कॉस ओमेगा का आंसर 2π/t होता है, और t की जगह पे t/2.
राइट। क्या कैंसिल होगा, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 2I0 टी ओमेगा मतलब 2π/t होता है, राइट। और ये cos 0 का आंसर 1 माइनस cos पाई का आंसर -1, तो 1 माइनस 1 यानी वो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी 2 यानी 4I0, इसका आंसर होगा 4I0 अपॉन, ये टी टी कैंसिल होगा, अपॉन 2π, यानी फाइनली 2 2 ज़ा 4, फाइनली इसका आंसर होगा 2I0/π, राइट। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एवरेज लिया 0 से लेके t/2 तक, क्योंकि 0 से लेके t/2 तक जो भी चेंज होता है आगे वो ही चेंज कंटिन्यू रहेगा। तो अगर ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आप एवरेज वैल्यू फाइंड कर ले तो वो पूरे करंट के लिए एवरेज वैल्यू हो जाएगी। एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटीग्रेशन IDT अपॉन t/2, वो हमने थियरी लेक्चर में हमने देखा। तो 2 ऊपर t नीचे, I0 sin ओमेगा t, I0 को कॉमन ले लो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, देन लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट बिकॉज ऑफ माइनस, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2I0 अपॉन पाई, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट सम, नेक्स्ट MCQ. An alternating voltage is given by E equal to E1 sin omega t plus E2 cos omega t. Then root mean squared value of voltage is given by dash, right. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब ERMS आपको फाइंड करना है। द डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी, राइट। इसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। तो पहले एवरेज ऑफ ई स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। एवरेज ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ व्हाट इज ई, स्क्वायर करना है आपको, E1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस E2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक मिनट, E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 cos ओमेगा टी, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ये फर्स्ट टर्म क्या होगा, E1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2E1 E2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस E2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। अब एवरेज वैल्यू, उस पे E1 और E2 वो पिक वैल्यूज है, यहाँ पे जो E1 है और E2 है वो पिक वैल्यूज है। सो E1 स्क्वायर ये पिक वैल्यू है, तो जो पिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, उसका आंसर वही आएगा E1 स्क्वायर। मैंने आपको बोला है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2, राइट, प्लस ट्वाइस E1 E2। मैंने आपको बोला है ओवर वन पीरियड साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू होती है 0। आगे थियरी में फॉर्मूलास में हमने देखा था, प्लस E2 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ओवर वन पीरियड वो होती है 1/2, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की होती है 1/2। तो यानी ये टर्म तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया E स्क्वायर, राइट। अब आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो आरएमएस वैल्यू मतलब ये E स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये जो वैल्यू है उसको स्क्वायर रूट में डाल दो, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, राइट।